हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इसका पहला पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2। हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन वैसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। और जब भी कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कई सारी नई प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती है। नई प्रॉपर्टीज़ ये क्या है? तो चलो इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे फलों का पकना एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों केमिकल रिएक्शन है? क्योंकि इसमें केमिकल चेंज हुआ है। तो जब भी कहीं पर केमिकल चेंजेस होते हैं इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन की वजह से ये हुआ है। और अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है इसका मतलब कि उसमें कुछ निश्चित प्रॉपर्टीज़ आगे होंगे। अब वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं और ये केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, फलों का पकना। जब फल पक जाते हैं तो पकने के बाद ज़्यादातर फल मीठे हो जाते हैं। साथ ही साथ फलों के कलर में भी बदलाव आ जाता है और स्वाद में भी। इसके अलावा हम लोग कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है और स्वाद या कलर या फिर दूसरी चीज़ों में बदलाव हुआ। जैसे कि दही का जमना भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें दही जो पहले दूध था, दही बनने के बाद वो खट्टा हो गया। पहले दूध लिक्विड था लेकिन अब वो जेली टाइप का हो गया। तो स्ट्रक्चर में भी बदलाव हो गया और साथ ही साथ स्वाद में भी बदलाव हो गया। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कौन कौन से बदलाव आ सकते हैं या यूं कहें कि प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है, अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन के पहले प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब ये इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है? चलो गैस तो फिर भी समझ में आता है, ये इवोल्यूशन मतलब क्या? इवोल्यूशन का मतलब होता है निकलना, गैस का निकलना। तो कई सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें कभी कभी गैस भी निकलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना और ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो प्रेसिपिटेट एक ऐसे सॉलिड सब्सटेंस को बोलते हैं जो किसी रिएक्शन के दौरान बनता है। रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट ये कैसे बनता है? तो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो कई सारे ऐसे उदाहरण देखेंगे कि कैसे कोई रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। अभी हम लोग सिर्फ इतना समझेंगे कि प्रेसिपिटेट जब दो अलग अलग सब्सटेंस को बनाते हैं, अगर वो दोनों लिक्विड है तो हो सकता है कि ये प्रेसिपिटेट जब दोनों के मिलाने से बना तो वो सॉलिड हो गया। इसके अलावा जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना था, चेंज इन कलर, जैसे फलों का पकना, इसमें जनरली जब फ्रूट्स पकते हैं तो उसके कलर में चेंजेस आ जाते हैं। इसके अलावा है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि तापमान में भी बदलाव हो सकता है। और पांचवा प्रॉपर्टी है चेंज इन स्टेट। स्टेट मतलब फॉर्म चेंज हो जाना किसी सब्सटेंस का फॉर्म चेंज हो जाना, यानी कि अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड है तो या तो वो सॉलिड बन जाए या फिर गैस बन जाए। जैसे अगर हम लोग पानी को जमाते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। पानी जो कि पहले लिक्विड था और जमने के बाद वो बर्फ हो गया। या उसी पानी को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो वो वेपर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर वाटर का स्टेट चेंज हो रहा है दोनों कंडीशंस में। हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी दो टॉपिक पढ़ चुके थे। पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो तीसरे रिएक्शन की तरफ चलने से पहले हम लोग कुछ रिएक्शन के बारे में और थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करेंगे। रिएक्शन की जानकारी मतलब कि जब भी हम लोग किसी रिएक्शन को एक केमिकल इक्वेशन के द्वारा प्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ये बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो अगर हम लोग इस केमिकल रिएक्शन को देखें तो इसमें हम लोग लगभग हर सब्सटेंस के बारे में पहले से जानते हैं। जैसे कि रिएक्टेंट की बात करें तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, साथ ही साथ प्रोडक्ट की बात करें तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो इसमें इतनी जानकारी के अलावे हर सब्सटेंस के अंत में ब्रैकेट में कुछ और इन्फॉर्मेशन सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है। आखिर ये है क्या? ये चारों के चारों। तो यहाँ पर S मतलब सॉलिड, यानी कि जिंक सॉलिड स्टेट में है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस स्टेट में है,
चलो सॉलिड तो समझ में आता है, ये एक्वस क्या होता है? एक्वस का मतलब होता है कि जब किसी सब्सटेंस को हम लोग पानी में मिक्सअप कर देते हैं तो वो सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन कहलाता है, यानी कि यहाँ पर H2SO4 पानी में मिक्स किया हुआ है। ठीक वैसे ही जिंक सल्फेट भी एक्वस है और हाइड्रोजन यहाँ पर गैस के फॉर्म में है। इसके अलावा कभी कभी हम लोगों को यहाँ पर L भी मिलेगा और L स्टैंड्स फॉर लिक्विड, यानी कि वो सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में है। तीसरे टाइप के केमिकल रिएक्शंस की बात करने से पहले चलो एक बार फिर से कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर किसी सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, और इसके एग्जाम्पल में है कार्बन और ऑक्सीजन, ये बनाता है CO2। साथ ही साथ इसमें हीट भी इवॉल्व होता है। अब चूंकि यहाँ पर दो अलग अलग सब्सटेंस मिलकर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं, इसीलिए ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और साथ ही साथ इसमें हीट इवॉल्व भी हो रहा है, तो हम लोग को हीट को भी कंसीडर करना है। तो वैसे रिएक्शन जिसमें हीट भी इवॉल्व हो, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक बार फिर से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसके प्रोडक्ट में हीट आए या हीट के अलावे एनर्जी आए या फिर लाइट भी आए तो भी चलेगा। कहने का मतलब है कि हीट, लाइट और एनर्जी ये तीनों के तीनों लगभग हम लोग सेम मानते हैं रिएक्शन में, तीनों एनर्जी के ही फॉर्म्स हैं। इसीलिए ऐसे रिएक्शन जिसमें कि हीट इवॉल्व हो, वैसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अलावा एक ऐसा भी रिएक्शन होता है जिसमें हीट इवॉल्व तो नहीं होता, हाँ कंज्यूम जरूर होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें CaCO3, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, अगर हम लोग इसको गर्म करें, यानी कि हम इसको हीट प्रोवाइड करें, तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ ही साथ CO2 गैस भी इवॉल्व होता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग सब्सटेंस कंबाइन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिंगल सब्सटेंस है जो दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमें ही हीट देना पड़ता है, तो वैसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोवाइड करना पड़े, वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक बार फिर से, एंडोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोलते हैं जिस रिएक्शन को कंप्लीट होने में हीट प्रोवाइड करना पड़े। एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट के मामले में अगर हम लोग देखें तो ठीक एक दूसरे के अपोजिट है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के तीसरे टाइप की, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। अब ये हिंदी थोड़ा सा ऐसा हिंदी है कि समझ में नहीं आ रही है विस्थापन होता क्या है। तो विस्थापन का मतलब होता है किसी दूसरे का स्थान ले लेना। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझा रहे हैं। ये कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है और जिंक जो कि सॉलिड स्टेट में। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में और Cu ये सॉलिड स्टेट में। तो अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकल चुका है अलग, और जिंक जो कि पहले अकेले था ये कॉपर के जगह पर आ गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर के जगह पे आ गया, कॉपर की पोजीशन पे, जिसकी वजह से ही इसका नाम पड़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम इसके दूसरे एग्जांपल को भी देखें तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम, अगर हम लोग इसकी भी बात करें तो इसमें भी लगभग सेम टू सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी कि इस बार जिंक की जगह पर हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और कॉपर के जगह पे यहाँ पे मैग्नीशियम आ गया और मैग्नीशियम सल्फेट बन गया।
तो यहाँ पर चूंकि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग इसका तीसरा भी एक एग्जाम्पल देख लें। तो यहाँ पर Mg जो कि सॉलिड फॉर्म में है और HCl जो कि एक्वस फॉर्म में है, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस स्टेट में और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं था तो मैंने इसको बैलेंस किया। यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह पे आ रहा है, जिसकी वजह से ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन अलग हट गया। तो इन तीनों एग्जाम्पल में एक ही काम हो रहा है और वो काम है क्या? तो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर रहा है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं चौथे टाइप के रिएक्शन जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस रिएक्शन में दो सब्सटेंस एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। और हमारे पहले एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं कॉपर सल्फेट और H2S को, और इसका जो प्रोडक्ट है वो बनता है CuS और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस एग्जाम्पल को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को। कैसे पता चलेगा कि कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को? क्योंकि जब हम लोग प्रोडक्ट में देखते हैं तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में हाइड्रोजन सल्फर के साथ अटैच्ड है, जबकि प्रोडक्ट में वही सल्फर कॉपर के साथ अटैच्ड है। ऐसा तभी संभव है जब हाइड्रोजन यहाँ से हटा, और हटाया कौन? तो कॉपर हटाया। इसका मतलब कि रिएक्टेंट में जो कॉपर है वो H2S के H2 को हटा के उसके पोजीशन पे, उसके स्थान पे आ गया। इसको हम लोग दूसरे तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो कॉपर सल्फेट के कॉपर को हटा के उसके पोजीशन पे आ गया। यहाँ देखो, यहाँ कॉपर सल्फेट यानी कि सल्फेट के साथ कॉपर एटम जुड़ा हुआ है, और अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें तो वही सल्फेट के साथ अब कॉपर हट के हाइड्रोजन आ गया है। तो यहाँ पर चूंकि दो ऐसे सब्सटेंस है, कॉपर हाइड्रोजन को हटा रहा है, हाइड्रोजन कॉपर को हटा रहा है, इसीलिए ऐसे रिएक्शन का नाम पड़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इसको हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं HCl के साथ। ये बनाता है सोडियम क्लोराइड और H2O। तो यहाँ पर जो सोडियम है ये डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, जबकि यहाँ पर क्लोरीन के साथ सोडियम अटैच्ड है। तो सोडियम कैसे आया? हाइड्रोजन हटा कैसे? सोडियम हटाया। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है वो हटाया सोडियम को और H यहाँ पर आ गया, तो H और OH बन गया H2O। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देखा जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे पांचवें टाइप के रिएक्शन की जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये हमारा पांचवा और लास्ट रिएक्शन है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग सब्सटेंस और रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये ऑक्सीडेशन है क्या? तो अगर हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन जब भी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, जब भी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो वैसे रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर इसका एक और डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। तो ऑक्सीडेशन का यहाँ पर दोनों में से कोई, या यूं कहे कि दोनों डेफिनेशन चलेगा। अगर किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वैसे रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, या फिर अगर किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तब भी हम लोग वैसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पर CuO+ H2 अगर
इसके प्रोडक्ट को हम लोग ध्यान से देखें तो Cu प्लस H2O, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेले था, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग पढ़े एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऐसा हुआ तो ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एडिशन हुआ और ये बन गया वाटर। तो यहाँ पर चूँकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। साथ ही साथ अगर हम लोग इसके दूसरे पार्ट की बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन किसको बोलते हैं? रिडक्शन ठीक ऑक्सीडेशन का उल्टा है। उल्टा कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था और रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इसके अलावा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे के विपरीत है। दोनों के प्रॉपर्टी को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस रिएक्शन की ही अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, यानी कि जब भी ऑक्सीजन का अटैचमेंट होता है या एडिशन होता है किसी दूसरे सब्सटेंस से, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है वो रिएक्शन। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग क्या देखें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर अगर हम लोग कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन दोनों में से ऑक्सीजन हट रहा है, कॉपर अकेले रह रहा है। इसका मतलब कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। वैसे जनरली वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसी में रिडक्शन भी होता है, बस हमें पहचानने की ज़रूरत है। मतलब ये कि अगर हम लोग इसी रिएक्शन को ध्यान से देखें तो इसमें कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यानी कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसीलिए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और अगर इसी रिएक्शन में हम लोग देखें तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में पहले ऑक्सीजन था, अब इस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हम लोग समझते हैं रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर हुआ इसका मतलब रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन किसका? कॉपर ऑक्साइड का। और ऑक्सीडेशन किसका? तो हाइड्रोजन का। इसका मतलब कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, इसीलिए हम लोग ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल की, जिसमें H2S और क्लोरीन को जब कंबाइन किया जाता है तो सल्फर और HCl बनता है। अगर हम लोग रिएक्टेंट को ध्यान से देखें और प्रोडक्ट को, तो ये जो H2S है इसमें हाइड्रोजन और सल्फर दोनों थे, जबकि अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें तो सल्फर में से हाइड्रोजन हट चुका है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पर H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो रिएक्टेंट में क्लोरीन के साथ दूसरा कोई भी एटम अटैच्ड नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। तो इस तरह से एक ही इक्वेशन में ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। तो जनरली हम लोग को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हर रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा, यानी कि सिंपली समझे कि दोनों साथ साथ होंगे। एक का ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे का रिडक्शन हुआ। अब इसमें हम लोग एक और चीज़ जानेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे यहाँ पर H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो कौन है जो H2S का ऑक्सीडेशन कराया है? ऑक्सीडेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, इसीलिए हम लोग जान पाए कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कैसे हुआ? क्लोरीन की वजह से हुआ। क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ अटैच होके हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन।
ठीक वैसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड का जो रिडक्शन, यहाँ पर क्लोरीन का जो रिडक्शन हुआ है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? H2S। क्यों? क्योंकि इसी ने हाइड्रोजन को अटैच करवाया है क्लोरीन में। तो जो ऑक्सीडाइजिंग करवाए, जो ऑक्सीडेशन करवाए, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जो रिडक्शन करवाए उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अभी अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की बात किए थे। इस रिएक्शन को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। अब हमारा अगला टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारे आम जिंदगी में ऑक्सीडेशन से कोई प्रभाव पड़ते हैं या नहीं, और अगर कोई प्रभाव है तो वो कौन कौन से प्रभाव। तो ऑक्सीडेशन से हमारी ज़िंदगी में जनरली दो ऐसे प्रभाव हैं, जिसमें से कि पहला है कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन मतलब हम लोगों को मालूम है, जब कोई मेटल कमज़ोर हो जाता है, टूटकर बिखरने लगता है, तो उसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं। और दूसरा इफेक्ट है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मतलब किसी फूड मटेरियल का ख़राब हो जाना। तो अभी हम लोग सबसे पहले इसका पहला टॉपिक देखते हैं कि कोरोजन ऑफ मेटल है क्या। तो हमारे घरों में जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके दूसरा सब मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं, और मेटल के ऑक्साइड मेटल से कमज़ोर होते हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर होते हैं और टूटते जाते हैं। इसका मतलब कि हर वो मेटल जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो हम लोग अपने घरों में लोहे को देखते हैं, अक्सर उसमें जंग लग जाता है। और ये क्यों लगता है? तो इसकी मुख्य वजह है ऑक्सीजन। अगर हम लोग इसको एक केमिकल रिएक्शन से रिप्रेजेंट करें तो इसका एक केमिकल रिएक्शन है, और ये बनाता है रस्ट। यहाँ पर जो प्रोडक्ट लिखा जा रहा है ये रस्ट का प्रोडक्ट है। तो आयरन ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके रस्ट बनाता है। रस्ट यानी जंग बनाता है, और जंग लगने की वजह से वो लोहा धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें तो समझ में आ रही होंगी। ये एक्स क्या है? एक्स सिंपली नंबर है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे ये रस्टिंग उतना ही फास्ट होता जाएगा। तो ये था कोरोजन ऑफ मेटल। इसमें ज़्यादातर लोहा में बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से जंग लगता है। इसके अलावा भी कई सारे मेटल हैं जो कोरोड होते जाते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो अगर हम लोग किसी फूड मटेरियल की बात करें तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो ख़राब हो जाते हैं। ख़राब हो जाने का मतलब कि वो अनप्लीजेंट स्मेल करने लगता है और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। ख़ासकर वैसे फूड मटेरियल जो फैट या ऑयल से बने हों, जैसे कि चिप्स वगैरह। तो अगर हम लोग रेंसिडिटी की बात करें तो ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें फूड कुछ दिनों के बाद अनप्लीजेंट स्मेल देने लगता है, और साथ ही साथ उसका टेस्ट भी बहुत ख़राब हो जाता है। तो ये रेंसिडिटी को रोका कैसे जा सकता है? रेंसिडिटी को रोकना काफ़ी आसान है, और इसके लिए कई सारे उपाय हैं, जिसमें कि पहला उपाय है, अगर हम लोग फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दें तो। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये फूड ख़राब कैसे होता है। तो फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और उसमें अनप्लीजेंट स्मेल और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो अगर हम किसी तरह से उस ऑक्सीजन को वहाँ से हटा दें, फूड से रिएक्शन नहीं करने दें, तब वो फूड ज़्यादा दिनों तक ठीक रहेगा। तो ऑक्सीजन से कैसे बचाएं इसको? तो एंटीऑक्सीडेंट जो कि एक केमिकल होता है, उससे हम लोग इसको रोक सकते हैं। ये हमारा पहला तरीका था रेंसिडिटी को रोकने का। दूसरा तरीका है कि हम लोग फूड का पैकेजिंग करके इसको रोक सकते हैं। पैकेजिंग यानी क्या ये वही पैकेजिंग है जो आजकल मार्केट में चिप्स या कुरकुरे वगैरह मिलता है, वही? हाँ, तो ये वही पैकेजिंग है। लेकिन पैकेजिंग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें उसमें नाइट्रोजन गैस डालना पड़ेगा। हम लोग जो मार्केट में कुरकुरे चिप्स वगैरह देखते हैं उसमें जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन ही क्यों? क्योंकि जनरली नाइट्रोजन फूड मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करता।
तीसरा हमारा तरीका है कि हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख के बचा सकते हैं। रेफ्रिजरेटर के इस्तेमाल से इसको ठंडा रखा जाता है और इससे फूड ज़्यादा दिनों तक चलता है। इसके अलावा अगर हम लोग इसको एयर टाइट कंटेनर में रखें तब भी हम फूड को रेंसिड होने से बचा सकते हैं। या इसके अलावा हम लोग इसको अगर फूड को लाइट से भी दूर रखें तो इसको ज़्यादा दिनों तक बचा के रखा जा सकता है और तब इसका न तो स्मेल खराब होगा और न ही इसका टेस्ट। तो इस तरह से हमारा ये पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, यहाँ पर समाप्त होता है।